करप्शन होना और करप्शन होने देना तो दोनों सरकारों में मुझे नहीं लगता कि कहीं थोड़ा सा भी इधर उधर फ़र्क हो रहा है। वसुंधरा जी ने के टाइम पर बहुत सारे मैटर्स मुझे मिले तो गहलोत साहब ने उस पर कार्रवाई नहीं की और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर अगली सरकार वसुंधरा जी मान के चलते आ जाए या गहलोत साहब की आ जाए तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी आज की तारीख में मुझे लगता है कि सचिन जी भी हो सकते हैं, करोड़लाल जी भी हो सकते हैं। नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले इस बार में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो बना हुआ है भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन का मुद्दा। सभी नेता हैं वो करप्शन की बात कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट ने इसकी शुरुआत पहले भी की थी और पहले भी है, वो वसुंधरा राजे के कार्यकाल को लेकर है। उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और अब एक बार फिर से चुनाव के ठीक समय पहले से ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है और बीजेपी भी अब इसको पूरा भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे भी शख्सियत होते हैं जो कि करप्शन पर पूरी नज़र रखते हैं और ना सिर्फ कांग्रेस काल में बल्कि बीजेपी के कार्यकाल में भी जितने भी करप्शन होते हैं उनकी लगातार उन पर नज़र रखी जाती है। तो आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर टी.एन. शर्मा जी, जो कि एडवोकेट हैं पेशे से, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा उठाया करप्शन का वो पिछले करीब 11 साल से उठा रहे हैं सर आप। बिल्कुल, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ सिनेरियो रहा आपका अब तक? देखिए, अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ आईटी और राजकॉम के घोटालों की बात करूं तो जिस भी तरीके का करप्शन संभव है वो सब राजकॉम पर डीओआईटी में मुझे देखने को मिला था। बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरीज में मैंने इन करप्शंस को डिवाइड किया था। एक तो था करप्शन जो कि रिक्रूटमेंट के अंदर ही कर रहे थे। एनालिस्ट कम प्रोग्रामर डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसी 2011 में आई थी, जिसमें कि सबसे पहले मैं इस डिपार्टमेंट के टच में आया। वहाँ पर मैंने देखा कि जो लोग सेलेक्ट नहीं हैं किसी भी तरीके से, उनको आरपीएससी और डीओआईटी ने मिलकर पूरी तरह धांधली करके और ज्वाइन करवा दिया। ये एसीपी डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसी शायद एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी वैकेंसी है। दूसरा तरीके का जो करप्शन इसके अंदर है कि किसी भी आदमी को जो अपना परिचित है उसको फर्जी डॉक्यूमेंट से टेंडर दिए जाते हैं। करोड़ों रुपए का इस तरीके के टेंडर्स इन्होंने दिए हैं। अगर टोटल देखा जाए तो शायद 200 से 500 करोड़ रुपए के टेंडर्स इन्होंने टोटल फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर दिए हैं। भले ही आप प्रिसाइज रोबोटिक्स फर्म की बात करें, के इलेक्ट्रोटेड की बात करें, लिंकवेल एनालॉजीज, जिन्होंने पैसा बिल्कुल फर्जी डॉक्यूमेंट से उठा लिया। ये ऑन पेपर है लेकिन डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेता क्योंकि ऑफिसर्स पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं इन कंपनीज के साथ। इस तरीके का बहुत सारे, कम से कम 10-12 ऐसे केसेज हैं जिनमें कि फर्जी डॉक्यूमेंट से इन्होंने टेंडर दिए थे और लगातार ऑफिसर्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तीसरी तरीके की चीज़ें हैं कि आपने कोई भी टेंडर दिया, जिस काम के लिए आपने टेंडर दिया वो काम पूरा नहीं हुआ। जैसे मैन पावर का इनका घोटाला था, करीब 338 करोड़ रुपए के मैन पावर का टेंडर इन्होंने दिए थे। कुछ निक्सी के थ्रू थे, कुछ डायरेक्ट इन्होंने दिए थे राजकॉम ने। जब हमने पूछा कि भाई किसको रखा गया क्या, तो उनका कहा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसी जानकारी नहीं है कि हमने सैलरी किसको दी, जबकि 4-4 लाख रुपए हर महीने सैलरी दी गई थी। सरकार के अंदर अगर 100 रुपये भी किसी को दिया जाता है तो पूरी नोटशीट मेंटेन होती है, फाइल मेंटेन होती है, किसको दिया, क्यों दिया, सारी चीज़ें मेंटेन होती है। इनके पास 4-4 लाख रुपए सैलरी देने वाले लोगों के नाम नहीं है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। इसके अलावा जैसे टीएडीए का था इनका, विद इन राजस्थान अगर कोई जाता है तो एक दिन का टीएडीए 2,61,000 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया। आउट ऑफ राजस्थान विद इन इंडिया 4,95,000 रुपये के हिसाब से। हमने पूछा भाई कौन गया, कहाँ गया, ये जानकारी फाइल पर नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट मेंटेन। सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं। इसी तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर वाईफाई डिवाइसेज इन्होंने लगाया था जिसका 235 करोड़ रुपए का टेंडर था। ये 17-18 में टेंडर इन्होंने दिया था। हमने इनसे डिटेल ली, भाई कितनी डिवाइसेज का ऑर्डर दिया है, कितना लगा है। इन्होंने 60% पेमेंट, 235 करोड़ का टोटल टेंडर था, 60% पेमेंट केवल माल वेंडर के गोडाउन में आ गया तो कर दिया। मई 2020 के अंदर इनकी आरटीआई की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 17,750 जो डिवाइसेज का ऑर्डर था उसमें से केवल 1,750 लगी थी। ये इनका खुद का जवाब था और उसमें से काम कर रही थी 1,632। तो 1,632 डिवाइस उनमें से काम कर रही थी 17,750 के पेमेंट के बाद। ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट था।
बाद में फिर इस पे हमने और जब फाइट किया तो 2022 में इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि 5470 डिवाइस लग चुकी है। लाइक 17,750 में से आज तक भी पूरी डिवाइसेस नहीं काम कर रही हैं। जबकि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से 40% डेप्रिसिएशन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का होता है, तो उन आइटम्स की तो 20 में ही वैल्यू जीरो हो गई। हाँ जी हाँ। और जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि उनका कोई मतलब नहीं रहा। मतलब नहीं है, बिल्कुल। इस तरह से पूरा पैसा ये लोग खा गए। ये जो वेद प्रकाश यादव अभी पकड़े गए हैं, जो 2.5 करोड़ रुपए कैश और जो मिला है, अगर इनका देखें तो एक ही दिन में 2 वर्क ऑर्डर इन्होंने दिए वीडियो बॉल लगाने के। दोनों वर्क ऑर्डर में रेट अलग अलग है। सेम डे एक वर्क ऑर्डर का नंबर है 774 और एक का है 775। दो अलग अलग कंपनीज को एक ही आइटम एक ही कंपनी का 2 अलग अलग रेट पर दिया गया। तो सर क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? सब करप्शन है, सब इनको पैसा देते हैं। और इतना ज़्यादा करप्शन है कुछ ऑफिसर्स का, जैसे अभी 2.5 करोड़ रुपए इनके पकड़े गए। दिसंबर 19 में मैंने कंप्लेंट की थी, कुलदीप यादव ऑफिसर थे। तो जो एसीबी की रिपोर्ट है, मैं उस रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। उनके यहाँ पर डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का मैटर उन्होंने पाया, और जब रेट डाली गई तो करीब 1 करोड़ 35 लाख का उनका फ्लैट था, ऐसा एसीबी ने अपने उसमें लिखा है। उन्होंने वेंडर से बात की तो उनका 1 करोड़ 35 लाख का फ्लैट है। इसके अंदर जो इंटीरियर था वो इंटीरियर करीब 4 करोड़ रुपए का बताया जाता है। एसीबी ने 1 करोड़ रुपए उसको कैलकुलेट किया था। अनफॉर्चुनेटली सरकार ने उसमें एफआईआर लगा दी। अब कोर्ट में मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि भाई कंप्लेंट मेरी थी, क्योंकि डीए के केस में क्या होता है, जो रेट डालता है वो ऑफिसर कंप्लेनेंट रहता है। तो मुझे बड़ी फाइट ये करनी पड़ रही है कि हाँ, दिस वाज माय कंप्लेंट एंड आई हैव राइट टू फाइट। इस तरीके से आप जितने भी मामले इनके देखेंगे, इन्होंने डिजिटल पेमेंट किट खरीदी थी, 8,500 कुछ डिवाइस थी, अप्रोक्सीमेट डिवाइसेस थी। आरटीआई के हिसाब से आधी डिवाइसेज भी इनकी काम नहीं कर रही थी खरीदने के 2 साल के बाद, जबकि इन्होंने उन डिवाइसेस का सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे कर दिया। अगर मैं मई 19 से मई 20 के बीच की बात करूं तो 0 ट्रांजैक्शन है उनसे। वो डिवाइसेस गई कहाँ? तो क्या सर ये सब कुछ सरकार के सानिध्य में होता है, अधिकारियों के सानिध्य में होता है, माना जाए तो? देखिए, हो सकता है सरकार को पता नहीं हो, लेकिन जब हम बता देते हैं और सरकार एक्शन नहीं ले तो डेफिनेटली सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट है, हाई लेवल का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि शायद ही कोई लेवल ऐसा होगा जिसमें कि मेरी कंप्लेंट नहीं गई, शायद ही कोई लेवल। अभी ये जो कंप्लेंट थी ये 3,000 से 3,500 करोड़ के घोटालों की थी। एसीबी को मैंने कंप्लेंट की, एसीबी ने सरकार से मांगा, परमिशन मांगी, सेक्शन 17A की परमिशन इन्हें लेनी होती है, सरकार ने डिनाई कर दिया। ऐसा क्यों? पता नहीं सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो सर आप कंटिन्यू है जैसे 11 साल से कर रहे हैं, तो आपने जाहिर सी बात है वसुंधरा जी के कार्यकाल में भी किया ही होगा और अभी भी कर रहे हैं जी। दोनों ही कार्यकाल की अगर तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा करप्शन किसके कार्यकाल में हुआ? देखिए, 2 चीज़ें हैं, करप्शन होना और करप्शन होने देना। तो दोनों सरकारों में मुझे नहीं लगता कि कहीं थोड़ा सा भी इधर उधर फर्क हो रहा है, बराबर हो रहा है। जहाँ वसुंधरा जी ने के टाइम पर बहुत सारे मैटर्स मुझे मिले तो गहलोत साहब ने उस पर कार्रवाई नहीं की, और बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू चल रहे हैं। और अगर कंटिन्यू चल रहे हैं तो मेरा मानना तो यही है कि सरकार पूरी तरह इन्वॉल्व है, तभी कंटिन्यू चल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं है? सरकार इन्वेस्टिगेशन से क्यों घबरा रही है? इन्वेस्टिगेशन होने दे, जो अफसर अंदर जाएंगे वो जाएंगे। पैसा तो आफ्टर ऑल पब्लिक का है ना, पैसा सरकारों का नहीं है, किसी पार्टी फंड से पैसा नहीं आया है, पैसा पब्लिक मनी है जिसको कि ये लोग यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो गठबंधन के जो आरोप सचिन पायलट ने लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो क्या वो सच है देखा जाए तो? देखिए, सचिन जी का अपना कोई पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जो एक सरकार में करप्शन हुआ, भले ही ये पिछली गहलोत सरकार में था, वसुंधरा जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी वसुंधरा जी का कार्यकाल था, उस पर गहलोत साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर अगली सरकार वसुंधरा जी मान के चलते आ जाए या गहलोत साहब की आ जाए तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अभी एसीबी ने जो वेद प्रकाश यादव को पकड़ा, क्या ये संभव है कि एसीबी किसी ऑफिसर को पकड़े करप्शन के और वो अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताए? इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली सरकार का कहीं उसको इशारा है कि बताना मत। एसीबी ने उसमें रिमांड नहीं मांगा, आश्चर्य की बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है, सीधा कनेक्शन? कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अच्छा? हम कहें कि सारे लोग बुरी तरह से मिक्स हैं, ऐसा लगता है। वरना 2.5 करोड़ रुपए
एक साथ में आने का मतलब है कि ये मामला ईडी में भी जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट सेंटर से फंडेड हैं, तो सीबीआई में भी जाना चाहिए। एसीबी तो है ही, जो कि मुझे लगता है इनके हाथ बांध दिए जाते हैं। बहुत अच्छे ऑफिसर्स एसीबी में हैं, आए दिन मेरी बात भी होती है, मैं विजिट करता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ भाई कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिस तरीके का माहौल है, मुझे लगता है कि इनके हाथ पूरी तरह बांधे हुए हैं, ये कुछ कर नहीं पाए। पेपर लीक को लेकर भी क्या कहेंगे कि इसमें भी कोई ना कोई घोटाला ऐसा हुआ है? क्योंकि सचिन पायलट ने सर सीधे तौर पर कहा था कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के, बिना नेताओं की मिलीभगत के पेपर लीक हो ही नहीं सकता आरपीएससी से। देखिए, ये वो मामले जो अब सामने आ रहे हैं। हाँ। मैंने जैसे आपसे शुरू में बात की, 2012 में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर की एग्ज़ाम हुआ था। हाँ। एक लेडी हैं मुनीश लांबा, मैं नाम लेके बोलता हूँ क्योंकि मैं आई हैव फैक्ट्स एंड आई एम रेडी टू फाइट इन एनी वे। तो मुनीश लांबा जी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेन लिस्ट में भी नहीं हुआ, रिजर्व लिस्ट में भी नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जब मैंने मालूम किया कि क्या हुआ तो पता चला एक और रिजल्ट इन्होंने निकाला। उस रिजल्ट में इन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनको कि वेटिंग से मेन में लिया जा रहा है। तो डेफिनेटली उन्होंने लिखा कि आरक्षित सूची से मुख्य सूची में प्रतिस्थापित किया जाता है, ये शब्द लिखे हुए हैं। इसका मतलब आरक्षित सूची में वेटिंग लिस्ट में तो ही होना चाहिए, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं है। और ये ऐसा मैटर नहीं है, इसमें मैटर में मैंने कई बार लिखा लेकिन नो एक्शन। इसके अलावा एक पराग कच्छावा है, उन्होंने जनरल फॉर्म भरा, सिलेक्शन उनका नहीं हुआ, किसी भी तरीके से नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो वो एक क्वेश्चन को लेके हाईकोर्ट आए, उस क्वेश्चन पे हाईकोर्ट से उन्होंने रिट विड्रॉ कर ली। फिर उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनवाया ओबीसी का। डेफिनेटली ओबीसी का सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए था। यहाँ तो सबका सब कुछ हो गया, उसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया एंड ही जॉइंड एज ओबीसी। ओके। There are so many such people like मनीष भाटी, योगेंद्र कुमार, पवन ननकानी, जिनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स मैंने दिए थे। तो सर अभी हाल ही में जैसे कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किरोड़ीलाल मीणा भी उसमें उपस्थित थे, तो उन्होंने सीधे फैक्ट के साथ में कहा था, फाइल बड़ी बड़ी फाइलें वो लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे पास में ऐसे नाम है, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि ऐसे नाम है आपके पास में, तो कि जिनकी जो नियुक्ति है वो बिना किसी योग्यता के हुई है, ऐसे की गई। तो क्या वो फाइल है वो आपने ही उन्हें दी थी? क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ में आपकी फोटो थी, वो भी सामने आई थी, देखा गया था। देखिए, मैं मिला था किरोड़ी जी से, तो डेफिनेटली मैंने उनको कई इनपुट दिए थे। हालांकि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं इनके अपने बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, मैं तो एक बहुत छोटा सा सोर्स हूँ। तो मुझसे कुछ पेपर्स उन्होंने मांगे थे, मैंने दिए भी थे, कुछ फैक्ट्स मैंने दिए थे। हालांकि वो तैयार थे, उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं, एमपी हैं, काफ़ी बड़े लीडर हैं राजस्थान के। तो मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं तो केवल अपने कुछ फैक्ट्स अपने कागज़ों के ऊपर हूँ। बाकी वो चूँकि सरकार में रहे हैं और अभी अपोजिशन में हैं, तो उनके पास सारी चीज़ें रहती हैं। काफ़ी फैक्ट्स थे जो कि मैंने डिस्कस किए थे उनसे। क्योंकि आईटी का मामला है तो ये जनरल लोगों के लिए मुश्किल होता है उसको समझ पाना। कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपने 4 करोड़ का ख़रीदा है, 10 करोड़ का ख़रीदा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता कि ये 4 करोड़ का था या 10 करोड़ का था या 6 करोड़ का था। तो इसके लिए चूँकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे थोड़ा सा शायद मैं ज़्यादा हेल्प कर पाता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। मैंने उनसे 2-3 बार मेरा डिस्कशन हुआ था डिटेल में। अच्छा जी, तो सर अभी जैसे ये मुद्दे बहुत ज़्यादा चल रहा है जी, तो लगता है कि ये जो मुद्दा है वो वाकई में है, वो बीजेपी इस पर काम करना चाहते हैं या फिर सचिन पायलट काम करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडे के तरीके से? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी है वो राजनीतिक रोटियाँ सेकने की कोशिश की जा रही है चुनावी साल में। देखिए, मेरा मानना है भले ही राजनीतिक रोटियाँ सेकें लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके उठाने से ही मुद्दे उठ जाएँ तो कोई बुराई नहीं है। तो लगता है सर काम होंगे? जिस तरह से अभी सरकार काम कर रही है तो मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जिस तरह से वेद प्रकाश यादव का रिमांड नहीं मांगा गया तो मुझे लगता है सरकार लीपापोती करने में लग रही है। हालांकि मैंने ये एक बड़ा मैटर था, मैंने ईडी को भी कंप्लेंट की है, सीबीआई को भी कंप्लेंट मैं करूँगा। तो ये इतना छोटा मामला नहीं है। 2.5 करोड़ रुपए कैश मिलना, ये 1 किलो सोने की, आप ये मान के चलिए इसमें कई जीरो लगा दीजिए, कम से कम इतना मिल जाएगा अगर हम इन सब अधिकारियों की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करें। कई जीरो, मैं आपसे केवल 1-2 जीरो की नहीं 3-4 जीरो तक की बात भी कर रहा हूँ। ओके। इतना बड़ा है, 3.5-4 हज़ार करोड़ के कम से कम तो है ही। सरकारें पता नहीं किस तरह से काम करती हैं, उनके क्या अपने इंटरेस्ट रहते हैं। मैं
गहलोत साहब का फ़ैन था, लेकिन इस केस ने मुझे बुरी तरह झकझोर दिया कि जब 2.5 करोड़ रुपए मिल जाएं, इसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो इसमें डेफिनेटली सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट शो होता है। तो क्या मानते हैं कि अब जब सरकार अगली बार आती है, क्योंकि वसुंधरा राजे का नाम सामने आ रहा है कि वही जी। सीएम बनना चाह रही हैं, जी। तो लगता है कि अगर बीजेपी दोबारा से राजस्थान में आ जाती है एक बार फिर से, और अगर सीएम वसुंधरा राजे होती हैं, मान लिया जाए ऐसा, तो फिर वही सेम बात हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि गहलोत साहब वसुंधरा जी से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं है। हाँ। तो एटलीस्ट इस पर्टिकुलर मामले पे, करप्शन के मामले में हाँ। मुझे लगता है कि किसी तीसरे फेस को, भले ही वो सचिन जी हों या कोई बीजेपी के कोई फेस हों, ये इनको सोचना है, पार्टीज़ को सोचना है। मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखता, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं रहता इन चीज़ों का, लेकिन इन दोनों से मुझे कम से कम करप्शन के मैटर पे उम्मीदें नहीं है। तो सर तीसरा फेस आप किसको अगर माना जाए तो कि कौन ठीक है, हो बहुत सकता है जो टफ, वाकई में काम करेगा? बहुत टफ मैटर है, बहुत टफ क्वेश्चन है, हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं। फिर भी कुछ भी अगर बोल मुद्दे पाना, अगर देखा जाए तो कौन हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये जो व्यक्ति है वो वाकई में करप्शन अभी आज की तारीख में मुझे लगता है कि सचिन जी भी हो सकते हैं, करोड़लाल जी भी हो सकते हैं। अच्छा। और बीजेपी के अंदर भी अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, और भी पार्टीज हैं। हनुमान बेनीवाल जी कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। खैर, मैं पार्टी और पर्सन से ज़्यादा मैं इस बात पे भरोसा करता हूँ कि इन मैटर्स को कौन उठाता है। अब वो तो सर आप ही उठा रहे हैं अगर देखा जाए। और एक और सर, एक आखिरी सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि बहुत लंबे समय से आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन बहुत इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ना। अब जब पॉलिटिकल के हिसाब से, मतलब एक तरीके से है वो राजनीति में जब ये मुद्दे अब लागू होने लगे हैं, या फिर कहा जाए तो अपनी कुछ भी समझ ले, राजनीतिक रोटियां हो या फिर अपना खुद का एक तरीके से फ़ायदा हो, दूसरे की गिराने वाली बात हो, तब ये मुद्दे उठ रहे हैं। लेकिन आप बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं, तो क्या वजह रही कि ये मुद्दे इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आए? आपने लगातार कोशिश की। सभी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। अगर बीजेपी ने नहीं उठाए तो उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, कांग्रेस ने नहीं उठाए उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, और किसी नेता ने नहीं उठाए तो उनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। हमारे कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। हमारा तो केवल एक हमारे सिटीजन की, पब्लिक की वेलबींग के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ना ही हम किसी चीज़ से डरते हैं। बहुत सारी थ्रेटनिंग्स आती हैं, हर तरीके का प्रेशर आता है, तो हमारे कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो है नहीं। तो आपको भी सब धमकियाँ मिलती हैं क्या? खूब मिलती हैं। तो आपको डर नहीं लगता ऐसे कि ये कैसे, मतलब कैसे डरना है, एक छोटा सा परिवार है। कोई बात नहीं, जाना तो एक ही बार है। फिर भी एक रहता है कि, क्योंकि सर एक होता है ना गवर्नमेंट के खिलाफ में आवाज़ उठाना, एक बहुत बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो। इस जगह पर मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहता है, और डेफिनेटली अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तो शायद कोई भी आदमी इतनी फाइट नहीं कर सकता। बहुत लंबे टाइम से बहुत बड़े मैटर्स हर स्टेज पे मैंने उठाने की कोशिश की है। आए दिन डर भी रहता है, फैमिली डरती भी है, लेकिन उनका सपोर्ट ये रहता है कि हाँ, मेरी डॉटर बहुत छोटी है, 16-17 साल की है, वो हमेशा मुझे बहुत लाइक इस तरीके से बहुत हिम्मत देती है। वो कहती है हिम्मत का दूसरा नाम डॉक्टर टी.एन. शर्मा है। ठीक है, तो यानी कि जाहिर सी बात है, सर ने जो भी बातें स्पष्ट कही उससे स्पष्ट तो है ही, क्योंकि सीधे तौर पर बात साफ हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे जो है लगातार मुद्दे वो उठाते रहे हैं, और जैसे कहा कि फैक्ट के साथ में वो बोलते हैं, तो बात तो है, साफ है ही कि करप्शन तो है। और यहाँ पर एक और पॉइंट वाली बात है कि करप्शन सिर्फ गहलोत सरकार में ही नहीं बल्कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भी हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गठबंधन वाली बात है वो थोड़ी बहुत सही लगती भी है। और रही बात सर की, तो सर कहते ही आए हैं कि अब कहा था कि डर तो लगता है, क्योंकि बहुत सी धमकियां तो जाहिर सी बातें मिलती होंगी, लेकिन फैमिली का बड़ा सपोर्ट है वो रहता है। तो इसी के साथ में हमारे साथ में बातचीत की थी डॉक्टर टी.एन. शर्मा जी ने, जो कि एडवोकेट हैं और करप्शन को लेकर है वो अपनी मांग है वो पिछले 11 साल से उठाते आ रहे हैं। तो इसी के साथ में अब देखना होगा कि इनकी ये जो मांग है और जो मुद्दे हैं वो इस बार के विधानसभा चुनाव में कितने ज़्यादा ऊंचे स्तर पर जाते हैं, और आने वाले समय में जो ये कोशिश करें क्या वो कामयाब होती है। तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, और आप बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ में। कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मैं पूजा परमार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।